तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटी 2.6। और ये जो एक्टिविटी है इसमें हमें बताया गया है कि एसिड और बेस आपस में किस तरीके से रिएक्शन करते हैं और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इसी एक्टिविटी के अंदर मैं आपको न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन को भी डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन को कंसेप्ट भी डिटेल के अंदर समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी से। ये पर्टिकुलर आपकी एक्टिविटी है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 21 पे गिवन है, वहाँ से आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे पहले एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम चलते हैं जनरल इक्वेशन पर, जैसे कि हमने लास्ट एक्टिविटी में और उससे भी प्रीवियस एक्टिविटी में डिस्कस किया। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? जब कोई बेस कोई एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा दो प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वाटर। अब यहाँ पर ये आपको जनरल इक्वेशन याद रखनी है। जितनी भी स्लाइड्स में हम चलेंगे जनरल इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपको। तो बेस जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो रेस्पेक्टिव सॉल्ट क्रिएट होता है और साथ में सम अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो प्रोड्यूस एज अ प्रोडक्ट। तो ये दो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं। इतना सबको क्लियर है? तो अब मैं चलता हूँ एक्टिविटी के ऊपर, देखते हैं एक्टिविटी में हमें क्या क्या पॉइंट बताए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट कहा गया है टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। तो हमने ये मान लो हमारे पास में सबसे पहले इनिशियली एक टेस्ट ट्यूब थी, इसमें हमें NaOH का सॉल्यूशन लेना है। NaOH सॉल्यूशन लेना है और NaOH सॉल्यूशन लेने के बाद में, जैसे मान लो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ NaOH सॉल्यूशन लेने के बाद में हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर फिनोफ्थलीन ऐड करना है। ठीक है, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन जो है वो ऐड करना है। अब बच्चों, क्या आप जानते हो फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन क्या है? फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन एक तरीके का इंडिकेटर है। जिस जिस टाइम आपने इंडिकेटर पढ़ा होगा, ठीक है, उस टाइम आपको बताया गया होगा कि इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहली जो इंडिकेटर्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स और सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर। अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंडिकेटर्स के बारे में आप सभी को पता है, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में आपको पता है। तो फिनोफ्थलीन जो है वो एक टाइप का आपका सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। इंडिकेटर बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें किसी दूसरे सब्सटेंस की एसिडिक या बेसिक नेचर के बारे में बताते हैं। तो अब देखो, जब हमने NaOH के अंदर फिनोफ्थलीन ऐड किया तो ये फिनोफ्थलीन तो इंडिकेटर है, ये हमें क्या करेगा? ये हमें बताएगा कि NaOH बेस है या एसिड है, इसके बारे में ये बताएगा। तो फिर हमने ये भी पढ़ रखा है कि फिनोफ्थलीन जो इंडिकेटर है उसके केस में जब हम एसिड के अंदर फिनोफ्थलीन के अंदर एसिड डालते हैं तो कलर में कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन कलर। बट व्हेन वी ऐड सम बेस इन फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन वी नोटिस दैट द कलर टर्न्स टू पिंक। इनिशियली फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, बट जैसे ही इसमें हम बेस ऐड करेंगे ये पिंक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ पर अब जब हमने एक्टिविटी में, हमें पहले पॉइंट में कहा गया था कि आपको फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर ऐड करना है, हमने ये काम किया तो हमें ये हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो NaOH का सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाएगा। और इस फर्स्ट पॉइंट से हमें ये पता चला कि NaOH जो है वो बेसिक नेचर का है, एक तरीके का बेस है, इसीलिए आपका टेस्ट ट्यूब जो है वो पिंक कलर आपको देगा। उसके बाद देखते हैं क्या बताया गया है। वॉट इज़ द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? तो ये मैंने आपको बताया कि वो पिंक कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमने इंडिकेटर के तौर पर फिनोफ्थलीन का यूज़ किया है। फिनोफ्थलीन इनिशियली कलरलेस होता है और जब हम उसके अंदर बेस ऐड करते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है। नाउ ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द अबो सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि अब इसके अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है इस पूरे मिक्सचर के अंदर, जिसमें NaOH भी है, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन भी है। इसके अंदर आपको HCl ऐड करना है। उसके बाद कहा गया है इज देयर एनी चेंज ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर? क्या अब आपको कोई चेंज रिएक्शन मिक्सचर के अंदर किसी कलर का चेंज होता हुआ ऑब्जर्व होता है क्या? तो बच्चों, इसमें अब यहाँ से सुनना, यहाँ से मेन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। देखो, हमारे पास जो मिक्सचर था उसके अंदर फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन था और सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम करके बेस था, और अब हम इसके अंदर एसिड ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर के अंदर अब हमारे पास में तीन चीज़ें हो गई, एक एसिड है, एक बेस है और एक इंडिकेटर है। ठीक है, और अभी मैंने जब आपको जनरल इक्वेशन पढ़ाई तो उस टाइम पर मैंने आपको बताया कि एसिड और बेस जब भी एक दूसरे के साथ मिलेंगे वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और केमिकल रिएक्शन जब होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे हमें? सॉल्ट मिलेगा
और वाटर मिलेगा, ये दो चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ से आपको क्लियर है ना कि जब हम एसिड की ड्रॉप बाय ड्रॉप स्टार्ट करेंगे मिक्स करना मिक्सचर के अंदर, तो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब जब ये सॉल्ट फॉर्म होगा तो इस सॉल्ट के फॉर्मेशन से जो पिंक कलर आ रहा था मिक्सचर का वो डिसअपियर हो जाएगा। हम क्या नोट करेंगे, पिंक कलर ऑफ द मिक्सचर डिसअपियर्स, वो जो पिंक कलर होगा वो डिसअपियर हो जाएगा मिक्सचर का। इसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो बेस था जिसने पिंक कलर दिया था उसने एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया है और कुछ अमाउंट में वाटर बना लिया है, इसलिए जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो जाएगा और जैसा सॉल्यूशन पहले कलरलेस दिख रहा था वैसा कलरलेस सॉल्यूशन अब हमें दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन पूछा था इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, तो हम लिखेंगे यस देयर विल बी अ चेंज इन कलर इन द रिएक्शन मिक्सचर, द पिंक कलर डिसअपियर। फिर आपसे पूछता है, ये आगे बताते हैं, वाई डिड द कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड, क्यों फिनोफ्थलीन्स ने चेंज कलर जो है वो चेंज कर लिया जैसे ही हमने एसिड ऐड किया। तो इसका मैंने आपको आंसर बताया कि जैसे ही हमने एसिड ऐड किया बेस ने एसिड के साथ रिएक्शन करी और दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद आपका क्या बना, सॉल्ट और वाटर इन्होंने बनाया और सॉल्ट और वाटर फॉर्मेशन के कारण वो कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबोव मिक्सचर। अब आपको फिर से ये जो मिक्सचर था जिसमें अब तीन चीजें हैं इसमें आपको फिर से NaOH ऐड करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही हम NaOH ऐड करेंगे, इससे पहले हमारे पास में क्या क्या चीज़ें रखी हुई थी मिक्सचर में, हमारे पास में एसिड था, बेस था और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन था, जिसमें एसिड और बेस ने आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बना लिया था और वाटर बना लिया था। तो सॉल्ट है, वाटर है और साथ में फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन है, ये तीन चीज़ें अब है लास्ट में। इनके अंदर आपको NaOH फिर से ऐड करना है। तो जैसे ही हम NaOH ऐड करेंगे तो ये NaOH जाकर के फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन के अंदर गिरेगा और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन से वो मिक्सचर जो है वो पूरा फिर से पिंक कलर आपको अपीयर करवाएगा। तो पिंक कलर दोबारा से हमें नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, क्योंकि मिक्सचर में फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन तो था पहले से, और फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में जब हम NaOH का बेस ऐड करेंगे तो हमें पता है कि बेस ऐड करते हैं फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन में तो पिंक कलर देता है, तो सॉल्यूशन आपका फिर से पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जैसे ही हम देखो ये पूछता है कि डज द पिंक कलर ऑफ फिनोफ्थलीन रीअपियर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस द पिंक कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन रीअपियर आफ्टर वी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द मिक्सचर। फिर लास्ट में पूछता है व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड, आप क्यों सोचते हो कि ऐसा सब कुछ हुआ। तो हम ऐसा इसलिए सोचते हैं, इसका पूरा कंक्लूजन मैं आपको इस स्लाइड पे बता देता हूँ कि क्यों हम सोचते हैं ऐसा। हम ऐसा सोचते हैं कि बेस जो है, हमें पता है कि बेस जो है जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बच्चों ध्यान से सुनना, जब भी बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये दोनों आयन फॉर्म आयनिक होते हैं, बेस के अंदर OH माइनस आयन होते हैं, एसिड के अंदर H प्लस आयन होते हैं, और ये आयन्स का यहाँ पर ट्रांसफर होगा, आयन्स का ट्रांसफर होकर के आपका सॉल्ट बनेगा और सॉल्ट के साथ में कुछ अमाउंट में वाटर बनेगा। तो एक्चुअल में बेस और एसिड की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं ये एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को कैंसिल आउट कर देंगे और एक सॉल्ट बना लेंगे और वाटर बना लेंगे। इस कारण से हमें कलर में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं केवल कलर बेसिस पर ही पूरी रिएक्शन को देखूं, कलर ही आपको शुरू से बताऊं, तो सबसे पहले हमने NaOH लिया था, NaOH था कलरलेस। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में नो कलर था। किसका था नो कलर, NaOH का। जब हमने NaOH के अंदर इंडिकेटर मिलाया, जब हमने NaOH के इंडिकेटर मिलाया तो वो कैसा कलर का हो गया था, पिंक कलर का हो गया। कब हो गया, जब हमने उसके अंदर फिनोफ्थलीन इंडिकेटर ऐड किया। उसके बाद में कहा गया था कि इस मिक्सचर में आप एसिड ऐड करो, क्या ऐड करो, एसिड ऐड करो। तो जैसे ही हमने एसिड ऐड किया वो फिर से क्या हो गया, नो कलर, कोई भी कलर नहीं था उसके पास में, कलर जो पिंक कलर था वो डिसअपियर हो गया था। और उसके बाद में इन्होंने फिर बोला कि आप NaOH फिर से ऐड करो। तो जैसे ही हमने NaOH फिर से ऐड किया तो हमें फिर से क्या मिला, पिंक कलर। तो ये रिएक्शन ऐसे कंटिन्यूस चलती जाएगी कि जैसे ही हम बेस ऐड करेंगे मिक्सचर दोबारा से पिंक कलर देगा, जैसे ही हम एसिड ऐड करेंगे तो वो कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और इस तरीके से हमें ये रिएक्शन परफॉर्म होगी। तो आई थिंक कि ये पूरी एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है। मैंने पूरी एक्टिविटी आपको डिस्कस करवाई, एक बार दोबारा से देख सकते हो। पॉइंट बाय पॉइंट मैंने सारे पॉइंट आपको डिस्कस करवाए, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, अब ये तो थी आपका एक्टिविटी का एक्सप्लेनेशन। अब मैं करवाने जा रहा हूँ आपको न्यूट्रलाइजेशन केमिकल रिएक्शन का कंप्लीट कंसेप्ट आपको समझाने वाला हूँ मैं। तो देखो बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबसे पहले क्या होती है ये समझो।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? एक द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब कभी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या बात है कि ये जो हम बेस ले रहे हैं, ये जो हम एसिड ले रहे हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होने चाहिए। ये आपको याद रखना है, शायद ये आपको नहीं बताया गया होगा। तो हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेना है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और जो सोल्ट बनेगा वो हमारा न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। और वाटर जो है, इसकी भी पीएच आप जानते हो, वाटर की पीएच होती है 7, तो 7 को भी न्यूट्रल ही कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट बन रहे हैं सोल्ट एंड वाटर, ये दोनों न्यूट्रल बन रहे हैं, न एसिडिक है न बेसिक है, दोनों न्यूट्रल बन रहे हैं। इसी कारण से इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं और लास्ट में जो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं वो दोनों न्यूट्रल होते हैं, इसीलिए इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब सर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं? तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के और स्ट्रॉन्ग एसिड के, वो यहाँ से आप लर्न कर सकते हो। किसी बच्चे के अगर ये डाउट आ रहा है कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है ना, तो एसिड और बेस क्या है, वीक एसिड और वीक बेस क्या है, तो बच्चा ये जो है मैंने आपको प्रीवियस एक्टिविटी में अच्छे से डिस्कस करवाया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। और मैंने आपको ये भी समझाया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड से हम किस तरीके से वीक एसिड तैयार कर सकते हैं खुद से। ठीक है, तो ये सब अपने प्रीवियस एक्टिविटी में डिस्कस किया। अब यहाँ पर मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन समझाई कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाएंगे, जो प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे न्यूट्रल बनेंगे और इसी के कारण ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब क्वेश्चन बन सकता है आपके दिमाग में कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो आपने रिएक्ट करवा दिया, सर वीक एसिड और वीक बेस अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तब भी तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं और तब भी तो न्यूट्रल जो है प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो बेटा ऐसा नहीं होता, ये भी आप सुनना ढंग से, कि जब वीक एसिड और वीक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो नहीं पाएगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब सोल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। सोल्ट और वाटर कब बनते हैं? जब आयंस जो है ना वो एक्सचेंज होते हैं। आयंस जब एक्सचेंज होंगे तब आपका सोल्ट और वाटर बनेगा। आयंस एक्सचेंज कब होंगे? आयंस एक्सचेंज तब होंगे जब एसिड और बेस जो हमने लिया है, एसिड और बेस जब जो हमने लिया है वो आयंस को रिलीज करेंगे। जब वो आयंस को रिलीज करेंगे, एसिड जो है वो H+ आयन को रिलीज करेगा, बेस जो है वो OH- आयन को रिलीज करेगा। तो आयंस जब रिलीज होंगे तभी तो वो एक्सचेंज होंगे। तो वीक एसिड और वीक बेस के अंदर क्या होता है? आयंस रिलीज नहीं हो पाते क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन, इनका स्ट्रेंथ जो है वो वीक होता है, इसीलिए आयंस जो हैं वो रिलीज नहीं हो पाते इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड अ वीक बेस। तो इस कारण से वीक एसिड और वीक बेस के केस में क्या होगा? आयंस रिलीज नहीं हो पाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कंप्लीट परफॉर्म हो नहीं पाएगी, इसीलिए जो है इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा और जो है वो प्रोडक्ट बन नहीं पाएगा। तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि हमें उस कंडीशन में प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केवल स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बीच में ही होती है, वीक एसिड और वीक बेस के बीच में नहीं होती, क्योंकि वीक एसिड और वीक बेस आयंस रिलीज नहीं कर पाते। आयंस रिलीज नहीं होंगे तो इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन होगा और आपके प्रोडक्ट जो है वो बन नहीं पाएंगे। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन इसको कहते हैं हम, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब एक तीसरा केस भी बन सकता है, वो मैं आपको समझाता हूँ, इस स्लाइड पे समझाता हूँ। तो तीसरा केस क्या बन सकता है? देखो पहले तो हमने केस डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास में, उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस कंडीशन में आपके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई थी। ठीक है ना, इसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिल गया था। दूसरा केस मैंने आपको भी बताया कि वीक एसिड और वीक बेस है और वीक एसिड है, तो इसमें क्या होता है? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तीसरा केस बन सकता है कि सर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि सर एक चीज स्ट्रॉन्ग हो और दूसरी चीज वीक हो, जैसे कि बेस स्ट्रॉन्ग हो और एसिड वीक हो, सर तब क्या होगा? तो बेटा तब जो है ना उस कंडीशन में
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी, बट सॉरी, रिएक्शन तो परफॉर्म होगी, प्रोडक्ट तो आपके बनेंगे, जो सोल्ट और वाटर जो है वो तो आपके बन जाएंगे, बट ये जो सोल्ट और सोल्ट बनेगा ना, ये न्यूट्रल नहीं बनेगा, इसकी पीएच 7 नहीं मिलेगी, इसकी पीएच आपको बेसिक साइड में मिलेगी, और इसको फिर हम बोलेंगे बेसिक सोल्ट। ठीक है, ये सोल्ट नहीं बोला जाएगा, इसको हम बोलेंगे बेसिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट का मतलब ये जो सोल्ट बनेगा ये बेसिक नेचर का होगा, इसकी पीएच अबव 7 होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास में रिएक्टेंट साइड में स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो इस बेस जो है वो डोमिनेंट रहेगा एसिड के ऊपर, वो अपना पावर जो है एसिड के ऊपर दिखाएगा, तो बेस जो है वो यहाँ इस केस में डोमिनेंट रहेगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ही प्रोडक्ट के अंदर आएगी, तो इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलेंगे, तो ये न्यूट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे एक और चौथा केस बन सकता है जिसमें हम वीक बेस ले रहे हैं, वीक बेस ले रहे हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है इस बार, तो यहां पर भी आप आसानी से देख सकते हो कि सोल्ट और वाटर तो फॉर्म होगा, सोल्ट और वाटर तो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट तो बनेंगे, बट यहां पर क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिड डोमिनेंट रहेगा बेस पे, और जो सोल्ट बनेगा उसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक आ जाएंगी, तो ये एसिडिक सोल्ट कहलाएगा, इसके अंदर एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक होंगी, और इसीलिए हम इसको भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं मानेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है फिर से बता देता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट इतना ही है कि जो सोल्ट और वाटर बन रहा है वो न्यूट्रल बनना चाहिए, जो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वो न्यूट्रल होना चाहिए। तो न्यूट्रल किस केस में होगा? न्यूट्रल केवल और केवल इसी केस में हो सकता है, इसमें भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी पर वो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो ये दो केस आप ध्यान रखना, इन दोनों नीचे वाले केस को भी आप ध्यान रखना। टोटल 4 केस हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो 4 पॉसिबल केस बन सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, वीक एसिड वीक बेस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ, और वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। तो ये इसका जो है शायद इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है आपके। ठीक है, अब जो है ये सब आपको मैंने डिस्कस करवाया। यहाँ पर मैंने अगर आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी है तो वहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको लिखे हैं। इसके अलावा ये जो आप एग्जांपल देख पा रहे हो, ये 4 केस अभी हमने डिस्कस किए, उन चारों के यहाँ पर एक साथ एग्जाम्पल दे रखे हैं। अब जो है अब हम चलते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर इस एक्टिविटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जाम्पल, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है और एग्जाम्पल देख करके समझाइए उसको। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, वो डेफिनेशन हम यहाँ लिख देंगे, दैट द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसके अंदर 2 एग्जाम्पल हम लिख देंगे। ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है जिसमें हमने क्या करवाया है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, इसकी हमने रिएक्शन करवाई है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगेन है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। तो सॉल्ट कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सॉल्ट बना और इसके साथ में H2O जो है हमारा वाटर बना। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पर जो है रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना जब हमारे पास में रिएक्टेंट के तौर पर क्या था, NaOH और HCl। इसी तरीके से अगर आप एसिड और बेस को बदल दोगे तो सॉल्ट भी बदल जाएगा। जैसे इस केस में देखो, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया एज ए बेस और हमने नाइट्रिक एसिड लिया एज ए एसिड, एसिड की जगह पर हमने HNO3 लिया। इन दोनों के बीच में जब हमने रिएक्शन करवाई तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एज ए सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो जनरल इक्वेशन में हमने सॉल्ट पढ़ा है, ये सॉल्ट किस पर डिपेंड करेगा, ये सॉल्ट डिपेंड करेगा कि आपने एसिड कौन सा लिया है और उस एसिड के साथ में कौन सा बेस रिएक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम इसको लिखते हैं कि रेस्पेक्टिव सॉल्ट इज फॉर्म्ड। हमेशा एक ही सॉल्ट नहीं बनेगा, एसिड और बेस पर डिपेंड करेगा कि कौन कौन से जो है एसिड और बेस हैं रिएक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी द सॉल्ट टू गिव व्हाट विल बी द सॉल्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। ये रिएक्शन जो हम करवाएंगे परफॉर्म, इसके अंदर कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट तो कई तरीके के हो सकते हैं। बेटा पता चलेगा, आपको एसिड और बेस को ध्यान रखना है कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। अब देखो मैं आपको एलिमिनेशन टेक्निक से बताता हूँ कि MCQ कैसे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन में है HNO3। थोड़ा सा भी अगर आपको नॉलेज है तो HNO3 जो है एक्चुअल में नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है, नाइट्रिक एसिड। तो ये तो अपने आप में एक एसिड है, तो ये तो सॉल्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि अपने सॉल्ट पूछा है, तो ये तो सॉल्ट हो नहीं सकता। तो इसको आप कर दो एलिमिनेट। उसके बाद में C जो ऑप्शन है उसके अंदर वाटर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो वाटर तो बनेगा ही, ये तो क्लियर है। बट हमें क्वेश्चन में सॉल्ट पूछा है कि सॉल्ट कौन सा बनेगा, वाटर नहीं पूछा, तो इसको भी आप एलिमिनेट कर दो।
कि सोल्ट तो HO2 सोल्ट तो हो नहीं सकता। अब आपके पास में बचा ZnOH2 और नीचे वाला फोर्थ ऑप्शन। अब अगर आप बी ऑप्शन को देखते हो, ZnOH2 ये होता है आपका जिंक हाइड्रोक्साइड, इसका क्या नाम है, जिंक हाइड्रोक्साइड। और जिंक हाइड्रोक्साइड एक बेस है बेटा, ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। तो बेस तो सोल्ट हो नहीं सकता यहाँ पर, ये तो एज ए बेस हमने यहाँ पर रिएक्टेंट वाली साइड में ले ही रखा है, ये देखो रिएक्टेंट की जगह हमने बेस तो ले ही रखा है, तो ये तो बनेगा नहीं सोल्ट में, तो इसको भी आप कर दो एलिमिनेट। अब आपके पास में ऑप्शन एक बचा जो आपका आंसर हो जाएगा ZnNO3, सॉरी ये आपका हो जाएगा जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट नाम करके जो है आपका क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि बेस जो होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, और जो एसिड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। अब यहाँ पर देखो ये एसिड था, इसके अंदर से H प्लस आयन निकल गया, तो पीछे क्या बचा, HNO3 बचा, और ये आपका बेस था, बेस में से OH माइनस आयन निकल जाएंगे तो क्या बचेंगे, Zn। अब हमारे पास में Zn बचा है और NO3 बचा है। ZnNO3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है सर, ZnNO3 इस ऑप्शन में आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सोल्ट हो जाएगा, ठीक है, ZnNO3 आपका सोल्ट हो जाएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि सोल्ट कौन सा बनेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इनमें से कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मैंने जब कंसेप्ट में करवा रहा था आपको एक्सप्लेन, उसी टाइम पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आयन एक्सचेंज हो रहा है, आयंस का एक्सचेंज हो रहा है, और आयंस का एक्सचेंज इन सभी रिएक्शन में एक ही रिएक्शन में होता है, जिसे हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही वो केमिकल रिएक्शन है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि आयंस एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो तो बता देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक्सचेंज होता है, बट वहां पर एलिमेंट एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी एक्सचेंज तो होता है बट एक्सचेंज एलिमेंट करते हैं, एलिमेंट की पोजीशन एक्सचेंज होती है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है, और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि यहाँ पर आयोनिक एक्सचेंज होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगी इसके अंदर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स को आप ध्यान से देखो अगर, तो आप ये पाओगे HNO3 KOH, HNO3 नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस, तो यहाँ पर क्या है, एसिड है उसके साथ में बेस है। सेकंड वाले में MgOH2 जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसके साथ में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक इसी तरीके से थर्ड ऑप्शन के अंदर, थर्ड वाले के अंदर है आपके पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये जो रिएक्टेंट हमारे सारे लिखे हुए हैं, इन रिएक्टेंट के अंदर एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब एक एसिड जब एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ये हमें पता ही है सर, रेस्पेक्टिव सोल्ट बनता है और उसके साथ में कुछ अमाउंट में वाटर रिलीज होता है। तो आपको इन केमिकल रिएक्शन को इसी तरीके से पूरा करना है, आपको रेस्पेक्टिव सोल्ट बनाना है और आपको वाटर जो वाटर है उसका फॉर्मूला लिखना है। जैसे एक मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद में बाकी आप दोनों जो है उसको सोल्ट जो है खुद बनाना। जैसे NaOH है, देखो अभी मैंने पीछे सॉल्ट फॉर्मेशन इसीलिए आपको डिटेल में बताया था क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट करने के लिए बोल सकते हैं आपको। तो जब आपको सॉल्ट बनाना आता है तब आप इनको आसानी से कर पाओगे। देखो एसिड कौन सा है, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस कौन सा है, NaOH, ये बेस है। बेस जो है वो क्या रिलीज करते हैं, OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। एसिड जो है वो क्या करते हैं, वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं। तो इसमें H को तो हटा दो एक बार और OH को भी हटा दो। अब पीछे क्या बचा, NaCl, और हम जानते हैं कि NaCl सोडियम क्लोराइड एक सोल्ट है, तो बन गया रेस्पेक्टिव सोल्ट। अब इस सोल्ट के साथ में आप वाटर का फॉर्मूला लिख दो H2O। वाटर कैसे बनेगा ये भी बता देता हूँ। देखो एक H ये था और एक H ये था, H2 और एक O, H2O, तो ये बन गया H2O। तो इस तरीके से आपको ये दो बाकी की रिएक्शन भी आपको खुद से कंप्लीट करनी है। इसका आंसर भी आपको यहाँ पर गिवन है, पहले खुद करके देखना फिर आंसर की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, क्या होती है इनमें से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ फिजिकल चेंज दैट कैन बी रिवर्स, उसमें फिजिकल चेंज होता है जो रिवर्सिबल है। फिजिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स, फिजिकल चेंज होता है जो इरिवर्सिबल होगा। केमिकल चेंज दैट इज रिवर्स्ड, और फोर्थ ऑप्शन है केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो इसमें तो आप शायद आसानी से बता पाओगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्यों है ऑप्शन नंबर डी आंसर, क्योंकि केमिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज में हमने पढ़ा कि ऐसा चेंज जिसमें कुछ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता, न्यू कंपाउंड जो है वो फॉर्म होता है। तो हमने यहाँ पर इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं कि जब जब हमने एसिड और बेस की रिएक्शन करवाई
न्यू सब्सटेंस बना जिसको हमने बोला सॉल्ट और वाटर, ठीक है। तो न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद में हमने ये देखा कि ये इरिवर्सिबल भी है, क्योंकि जो सॉल्ट बना है उसको आप उसके अंदर से आप दोबारा एसिड और बेस नहीं बना सकते, तो ये इरिवर्सिबल भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो एक तरीके का केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल है, उसे रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। फिर ये जो एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेक ए लिस्ट ऑफ सेवरल यूजेज फॉर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था डिटेल में। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टॉपिक से। क्या बन सकता है कि डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे कहाँ कहाँ पर काम में आती है। तो इसमें मैंने लिख रखा है जैसे यूज इन टाइट्रेशन प्रोसेस के अंदर इसका यूज होता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को यूज़ लेते हैं। कंट्रोलिंग सॉइल ऑफ पीएच ऑफ सॉइल की पीएच को कंट्रोल करने के लिए फार्मर्स वगैरह अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक और बहुत ज़्यादा बेसिक सॉइल है तो उसमें प्लांट ग्रोथ नहीं करते, बिकॉज प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ जो है वो न्यूट्रल सॉइल के अंदर पॉसिबल है। तो उसके अंदर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवा करके फील्ड की सॉइल को न्यूट्रल करते हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम में आती है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काम में आती है। इसके अलावा टू ट्रीट एसिडिटी और गैस्ट्रिक पेशेंट, एसिडिटी जिसको हम इंडाइजेशन भी बोलते हैं, तो इंडाइजेशन की जो इंडाइजेशन कभी हो जाता है, एसिडिटी जब हो जाती है तो डॉक्टर हमें प्रीफर करते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बेस आपको बेस दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाएगा, ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ये एक तरीके का बेस है, इन्हें हम एंटा एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो आपको एंटा एसिड प्रीफर किए जाते हैं उस टाइम पर, इनो वगैरह जो हम लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके काम में आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है उस टाइम पर। इसके अलावा टू ट्रीट वास्प स्टिंग यानी किसी वास्प ने आपको स्टंग कर लिया, तो उस टाइम पर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से विनेगर जो है उसको आप अप्लाई करोगे और उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। टू ट्रीट टूथ डिके और कैविटी, टूथ डिके कभी हो जाते हैं और जिसको हम कैविटीज़ की प्रॉब्लम बोलते हैं माउथ में, ओरल कैविटी के अंदर। तो ओरल कैविटी के अंदर हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट जो है एक्चुअली कैविटी को हटाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हेल्प से। उसके बाद में टू ट्रीट बी स्टंग, किसी बी ने आपको स्टंग कर लिया तो हम बेकिंग सोडा उस जगह पर अप्लाई करते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो पाए। और बी जो स्टंग है इसके अंदर एसिडिक होता है, फॉर्मिक एसिड जो है ये रिलीज करती है बी अपने स्टंग से, और जैसे ही हमारी बॉडी में फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट किया जाता है स्टंग से, हमें बर्निंग पेन होता है, बिल्कुल ऐसा कि जैसे किसी ने हमारे हाथ को जला दिया हो, ठीक है। जहाँ पर भी मतलब आपको बी ने स्टंग किया है वहाँ पर आपको बर्निंग पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि फॉर्मिक एसिड वहाँ पर जो है बी आपके बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके चली जाती है। तो उस फॉर्मिक एसिड के इफेक्ट को कम करने के लिए हम वहाँ पर बेस अप्लाई करते हैं। बेकिंग सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। टू प्रिवेंट कोएगुलेशन ऑफ द लेटेक्स, ये आपका इस कोएगुलेशन ऑफ लेटेक्स के अंदर भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम यूज़ में लेते हैं। तो ये कुछ आपके डेली लाइफ के अंदर कहाँ कहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम यूज़ में लेते हैं इसके कुछ पॉइंट थे। तो इस एक्टिविटी में काफ़ी सारे जैसे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे, एंड आई होप कि ये जो क्वेश्चंस हैं एक्टिविटी बेस्ड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगे। एंड आई होप कि आपको कंसेप्ट भी सारा अच्छे से समझ में आया होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। साथ ही साथ हमने एक्टिविटी 2.6 भी आज कवर कर ली। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्रीवियस एक्टिविटी को भी एक्सेस कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ। थैंक यू।